हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स आर स्टडीड बाय बायोमैकेनिक्स। ठीक है, अब सिंपली सी ये बात है कि जो बायोमैकेनिक्स थे या वो जो बायोमैकेनिक्स थे, ठीक है, उन्होंने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी उनको जिनको वो स्टडी करते थे। ठीक है, मतलब बायो और ह्यूमन लिविंग्स के ऊपर ऐसी कौन सी फोर्सेस, क्या चीज़ें थी, किस तरह की चीज़ें थी, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि हम काम कर सकते हैं इस चीज़ पे। वो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो उनको स्टार्ट में जिस चीज़ ने इसको डिस्कवर करने में हेल्प की। ठीक है, सो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। उन्होंने ये बात की है कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुए थे। ठीक है, कुछ डाइवर्स प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल जोलॉजिस्ट ने जब एग्जामिन किया, ठीक है, उन्होंने लोकोमोशन के पैटर्न्स को एग्जामिन किया, डजन्स ऑफ डिफरेंट, उन्होंने वॉकिंग पैटर्न्स को, ठीक है, उन्होंने ग्लोपिंग पैटर्न्स को एनिमल्स के, ठीक है, और फिर उन्होंने ये चीज़ देखी कि क्यों कुछ एनिमल्स जो है वो स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड रेट डिफरेंट तरह से पैरामीटर्स यूज़ कर रहे थे स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड रेट का। ठीक है, स्ट्राइड लेंथ बेसिकली जो हमारे पास होता है ना, 1 फुट का स्टेप, ठीक है, 1 फुट का स्टेप और उसी सेम फुट का स्टेप, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्राइड लेंथ। ठीक है, हम उसको कहते हैं स्ट्राइड लेंथ। और अगर इस फुट का और ऑपोजिट फुट का हमारे पास डिस्टेंस होगा ये वाला, ठीक है, सो ये हमारे पास कहलाता है स्टेप लेंथ। ठीक है, तो जो उन्होंने ये बात बोली कि हमारे पास जो स्ट्राइड लेंथ है, ठीक है, या स्ट्राइड रेट है, स्ट्राइड रेट बेसिकली स्ट्राइड लेंथ थी कितने या कितने स्ट्राइड स्टेप्स होंगे वो पर मिनट आ रहे होंगे। ठीक है, स्ट्राइड रेट बेसिकली ये आ रहा था, ये स्ट्राइड लेंथ। उन्होंने कहा कि ये पैरामीटर्स या कुछ पार्टिकुलर्स पैरामीटर्स थे जिनको उन्होंने कहा कि वो स्टडी करना चाहते हैं। कुछ पैटर्न्स हैं, कैसे एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे स्मॉल एनिमल्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है स्मॉल एनिमल्स की। उन्होंने कहा है कि जो स्मॉल एनिमल्स है ना हमारे पास, वो अगर तेज भागते हैं, ठीक है, अगर वो रनिंग करते हैं तो उनकी एनर्जी कम कंज्यूम होती है एज कम्पेयर टू वॉकिंग। ठीक है, उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अगर कुछ बड़े एनिमल्स है जैसे हॉर्सेस की एग्जांपल लिए हुई है उन्होंने, उनकी एनर्जी ज़्यादा लगती है रनिंग में। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने देखा। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत से और चैलेंजेस को देखा जिसमें हमारे पास कैट डॉग और किस तरह से उनको ट्रेडमिल पे भगाना है, ऐसी रिसर्चेज की, यूज़ की, रिसर्च में एक नई इन्वेंशन की, नई इनोवेशन हुई कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं चीज़ों पे। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे उन्होंने कहा कि अगर एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इतनी एनर्जी कॉस्ट करता है जितनी उसकी रनिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, उसने कहा कि लेकिन इसी तरह से अगर उस बंदे के साइज पे भी डिपेंड कर सकता है, पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ वेरी भी कर सकती है। जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा है थोड़ा सा हेल्दी है, थोड़ा ओबीज है, ठीक है, तो उस बंदे का क्या होगा कि उसको रनिंग में थोड़ा अपनी एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू कि एक बंदा थोड़ा लीन है। ठीक है, एक बंदा थोड़ा पतला है तो उसको कम कॉस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने बहुत किया है हमारे पास। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम स्मूथली और इजीली रन कर लेते हैं। ठीक है, और उन्होंने कुछ स्मूथली कंफर्टेबली देन अदर, ठीक है, वो इजीली भाग लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह से उनको मसल्स को यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी डिफरेंट होती है, कुछ की डिफरेंट होती है, तो ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा होता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स के, या हम स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा जिसको हम जानते हैं नासा के नाम से, ठीक है, बेसिकली उन्होंने स्पॉन्सर किया था एक मल्टी डिसिप्लिनरी लाइन ऑफ मैकेनिक्स रिसर्च को। उन्होंने प्रमोट की थी। उन्होंने कहा था कि जो माइक्रो ग्रेविटी होती है ना, वो ह्यूमन के मेन उन्होंने जो रिसर्च काम किया था ना, जिसको उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया था कि जो हमारे पास माइक्रो ग्रेविटी है वो अफेक्ट करती है हमारे पास ह्यूमन के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ डेज के लिए हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से बाहर भेजा। ठीक है, और जब वो अर्थ पे वापस आए तो उनमें क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, उनमें मेन चेंजेस हम देखते हैं। उनमें मेन चेंजेस जो हमारे पास आए, via muscle के atrophy, cardiovascular, immune system changes, reduce the bone mineralization density, bone density, mineralization strength, especially in the lower extremities. तो उन्होंने कहा कि बोन के लॉस इशू जो हमारे पास मेनली आ रहा था वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरफ या लॉन्ग स्पेस फ्लाइट्स की वजह से आ रहा। उन्होंने कहा क्या हुआ कि वहाँ पे जाने के बाद उनके 1% पर मंथ जो था ना, वो उनका लंबर स्पाइन से बोन का लॉस होता रहा, और 1.5 पर मंथ जो था वो हिप्स से होता रहा।
जिसकी वजह से वहाँ पे पर्सन को ये देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट एक्टिविटी बहुत कम थी, वहाँ पे मूविंग, या आप ये कह सकते हैं अपनी आप अपनी फोर्स, अपनी बॉडी की फुल फोर्स है, ग्रेविटी ना होने की वजह से उसको यूज नहीं कर सक रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से ये कि जो ग्रेविटी का हमारी बॉडी पे इफेक्ट था वो हम ये नहीं परफॉर्म कर सक रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ रहा था कि बोन की जो अपनी कैपेसिटी थी वो यूज नहीं हो रही थी, ठीक है। ना ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, ना ही बोन की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी, ठीक है। तो ये दोनों इंक्रीज डिक्रीज होने लगी थी। तो इस वजह से हमारे पास क्या था कि ये दोनों चीज़ें जब डिसबैलेंस होगी हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था हमारे पास बोन लॉस के इशू के लिए, वो यही था, ठीक है, कि हमारे पास बोन की रीअब्जॉर्प्शन जो थी वो ज़्यादा होने लगी थी, और बोन की कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो हमारे पास होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही थी, डिक्रीज होने लगी थी, जो दोनों चीज़ों ने मिलके इशू किया था बोन लॉस का, ठीक है। अब उन्होंने कहा, क्या कहा कि उन्होंने कुछ नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज सजेस्ट कर दी, कुछ एक्सरसाइज डिवाइसेस बनाई, और फिर वो यूज़ करते थे वो लोग। और कुछ रिसर्चेज ऐसी चीज़ों पे हुई कि रिसर्च हुई कि कोई डिज़ाइन ट्रेडमिल यूज़ कर लें अगर हम स्पेस में, तो फिर ये हमारे पास लोड डालती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे, डिफॉर्मिटीज़ पे, और स्ट्रेन रेट को भी हमारे पास काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, और एक ऑप्टिमल हमारे पास जो स्टिमुलेटिंग फैक्टर हमें चाहिए होता है बोन की फॉर्मेशन के लिए, वो हमें मिलता रहता है, ठीक है। क्योंकि हम अगर लाइट एक्सरसाइजेस भी एक्सरसाइज डिवाइसेस को यूज़ करके करते रहेंगे, तो हमारे पास बॉडी जो है वो खुद ब खुद ऐसे ही रहेगी कि उसकी क्या होगी कि इंक्रीज करेगी बोन की रीअब्जॉर्प्शन और डिक्रीज करेगी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन। ये जो दोनों फैक्टर्स हमारे पास इफेक्ट कर रहे थे इशू बोन लॉस के, वो नहीं होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास नॉर्मली बोन की रीअब्जॉर्प्शन भी होगी, और साथ साथ नॉर्मली हमारे पास कैल्शियम की हमें जितनी एब्जॉर्प्शन चाहिए उतनी हमें मिलती रहेगी, ठीक है। सो अनदर अप्रोच उन्होंने इन्वॉल्व की थी कि जब वो वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन हम करा सकते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हमें पता ही है, मैं कह रही, ठीक है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मसल को स्टिमुलेट करके हम बोन का मसल मास और टोन को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। कोई नो एडुकेट सब्स्टिट्यूट हैज बीन फाउंड फॉर वेट बेयरिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बोन एंड मसल लॉस इन स्पेस। अभी तक इतना कोई ख़ास उन्होंने बात की कि एविडेंस या ऐसी इतनी चीज़ स्पेशलाइज्ड चीज़ नहीं आई कि पूरी तरह से एडुकेटली जो है वो वेट बेयरिंग को प्रिवेंट कर सके, या बोन लॉस को प्रिवेंट, मसल लॉस को प्रिवेंट कर सके स्पेस पे। पर स्टिल हम बहुत कुछ चीज़ों से उसको मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। Maintaining sufficient bone mineral density is also a topic of concern here on the earth, ठीक है। अब उन्होंने कहा ये तो हम स्पेस की बात कर रहे थे, पर अर्थ पे भी हमारा मेन कंसर्न यही आ रहा है, ठीक है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, जब हमारे पास बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, बोन की स्ट्रेंथ, बोन के मिनरल मास कम हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू डेली एक्टिविटीज, ठीक है। हम बोन की प्रॉपरली बोन को मूव नहीं करा रहे, या अगर हम प्रॉपरली उसको इतने ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे जितनी हमें चाहिए बोन के लिए मूवमेंट, तो हमारे पास ये चीज़ें क्या करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन कॉज करती है। ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत से कॉजेज भी हो सकते हैं, कैल्शियम ना इंटेक करना, या हमारे पास विटामिन डी का इंटेक कम होना, बहुत से कॉजेज हैं। कोई जेनेटिकल डिजेनरेटिव, बहुत से कॉजेज आ जाती है, कोई और डिजीज जो अफेक्ट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। बट हमारी यहाँ पे इस चीज़ से बात है, ठीक है। अब उन्होंने ये बात की है कि कंडीशन जो होती है ज़्यादातर एल्डरली पाई जाती है, मोस्ट कॉमनली वुमेन, इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो उन्होंने बात की है हमारे पास एल्डरली में पाए जाते हैं, और वुमेन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, और इसकी प्रेवलेंस बहुत इंक्रीज करी है, इंक्रीजिंग एज के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, ठीक है। 40% होती है वुमेन एक्सपीरियंस करती है अपनी लाइफ में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स को, ठीक है, आफ्टर एज 50, ठीक है। और कुछ तो 60 के बाद अबाउट 90% जो सारे फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं बोथ मैन एंड वुमेन में, वो हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाज द मोस्ट फ्रैक्चर साइट, जो हमारे पास इन्होंने ये बात किया कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मोस्ट फ्रैक्चर या मोस्ट ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर की साइट जो हो सकती है वो हमारे पास वर्टिब्रा है, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फ्रैक्चर इंडिकेटिंग इंक्रीज रिस्क फॉर फ्यूचर वर्टिब्रल एंड हिप फ्रैक्चर्स, ठीक है। फ्यूचर वर्टिब्रल हिप फ्रैक्चर्स को ये फ्रैक्चर जो होता है वो साथ साथ अपना रिस्क इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये कॉज हो सकता है बाकी फ्रैक्चर्स की, एक फ्रैक्चर साइट दूसरे फ्रैक्चर साइट्स की कॉज बन सकता है, ठीक है। दिस इज
द होल प्रोसेस, ठीक है। हाँ, ये बाकी उन्होंने हमारे पास स्केलेटल वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया, हम वहाँ पे भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम और बहुत चैलेंजिंग एरिया था हमारे पास एल्डरली पॉपुलेशन में मोबिलिटी डिक्रीज होने का, ठीक है, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, ठीक है। एज एसोसिएटेड या आप ये कह सकते हैं मोबिलिटी और बैलेंस डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में स्वे आने लग जाता है, ठीक है। स्वे और फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्वे बेसिकली जिस तरह हम कहते हैं ना कि बंदा, सिंपल से अगर मैं वर्ड्स में कहूँ कि हमारे पास अगर एक बंदा है, ठीक है, और वो क्या करता है, खड़े खड़े एक बंदा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या करता है कि खड़े खड़े या तो किसी एक साइड पे वो झुकने लग जाता है, यहाँ पे स्वे करता है, या कभी इस साइड पे स्वे करेगा, ठीक है, स्लाइटली सा ना अपनी डायरेक्शन से इधर उधर की तरफ झटके खाएगा, ठीक है। तो उस चीज को उन्होंने कहा है स्वे और फॉल, एकदम से बंदे का गिर जाना। ये एल्डरली पॉपुलेशन में ज्यादा होता है ड्यू टू बैलेंस और मोबिलिटी इश्यूज, ठीक है। तो हमारे पास ये रीजन जो होता है वो मेन कॉज कर रहा होता है हमारे पास क्या, मोबिलिटी इम्पेयरमेंट को, ठीक है। अब नाउ स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट के फॉल्स जो होते हैं वो हमारे पास फॉल रिलेटेड हिप फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, ठीक है। हमें पता है ऑस्टियोपोरोसिस में, अगर हमने ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन कहीं पे भी पढ़ी है, हमारे पास मेन जो आ रही होती है वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन फॉल रिलेटेड हिप फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं। मोस्ट कॉमनली यहाँ पे हमारे पास फ्यूमर के नेक का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ये मैं एडिशनल पॉइंट आपको बता रही हूँ। मोस्ट कॉमनली ये शायद आगे आप जब डिटेल्ड अपनी पढ़ेंगे स्टडी में, तो आप आगे पढ़ोगे कि काफ़ी डिटेल में कि फेमोरल नेक का जो फ्रैक्चर होता है वो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होता है, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द, उन्होंने कहा मेडिकल प्रॉब्लम है अमंग द एल्डरली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। हर फॉल जो होती है वो लार्ज परसेंटेज ऑफ रिस्ट के फ्रैक्चर्स, हेड इंजरीज, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, लेस्ट्रेशन कॉज कर देती है, और 90% हिप के फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने कहा कि ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब ये जो रिसर्च थी, क्योंकि ये यूएस में रिसर्चेज हो रही थी ज़्यादा, यहाँ पे रिसर्च का काम होता है, तो यहाँ पे अभी कुछ एविडेंस ऐसा है जो हमारे इन एरियाज में या एशियन कंट्रीज में कम है, ठीक है। इससे रिलेटेड एविडेंस काफ़ी, अब तो काफ़ी रिसर्चेज जो न्यू रिसर्चेज हो रही है उन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी इस चीज़ पे काम हो रहा है, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ पे अभी भी क्योंकि रिसर्चेज का कॉन्सेप्ट इतना वास्ट नहीं है, हम लोगों के पास प्रोडक्टिविटी लेवल इतना हाई नहीं है, हम लोगों के पास फैसिलिटीज़ इतनी हाई नहीं है कि हम हाई लेवल्स पे रिसर्चेज कर सकें। इस वजह से हमारी रिसर्चेज में कुछ ना कुछ क्यूज या कुछ ना कुछ बायसनेस रह जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे रिसर्चेज के रिजल्ट्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होते। बट स्टिल रिसर्चेज जो होती हैं वो इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री हमारे पास हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हर कंट्री के लिए, क्योंकि हमें अपनी कंट्री के एवोल्यूशन पता होनी चाहिए, किस तरह से डिजीज़ इवॉल्व हो रहा है, किस तरह से डिजीज़ कितना स्वेरिटी पे जा रहा है, कितनी उसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है पर ईयर, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये तो एक एक्स्ट्रा बात होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनेबल करते हैं अवॉइड करते हैं फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ लैंडिंग फ्रॉम द फॉल्स, द फोर्सेज सस्टेन्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फॉल्स एंड द एबिलिटी ऑफ प्रोडक्टिव क्लॉथिंग। कोई इन्होंने बात किया फॉलिंग से आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स को आप कैसे रिस्क फैक्टर से कर सकते हैं। एक तो ये कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हम सेफ लैंडिंग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को गाइडेंस दे दें कि इस तरह से आपने करना है, कुछ लोगों को आप प्रोडक्टिव क्लॉथिंग पहनाना शुरू कर दें, ठीक है। आप उनको थोड़े से उन एरियाज पे थोड़ा सा हैवी क्या कहते हैं क्लॉथ्स वगैरह, या आप ये कह सकते हैं कि उनकी कवरिंग अच्छी से करें ताकि वो ऐसे करें, ठीक है। फ्लोर्स पे, हाँ, फ्लोर्स की कवरिंग आप कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, कि कुछ स्ट्रॉन्ग मैट्स वगैरह वहाँ पे रख दें जहाँ पे पर्सन ने जाना है, तो कोई ऐसे स्मूथ मैप्स वगैरह होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि पर्सन जो है उसके फॉल के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। So, promising work in the development of intervention strategies have shown that the key to prevent falls may be ability to limit the trunk motion, ठीक है। उन्होंने ये बात की डेवलपमेंट जैसे इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज बनती जा रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास फॉल को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास की है, ट्रंक के मोशन को अगर आप लिमिट कर दें तो तब भी फॉलिंग के चांसेस कम हो सकते हैं। ये कुछ कुछ डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिन्होंने ये बात की हुई है, ठीक है। इस तरह से और स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा लिमिट करेंगे अगर आप ट्रंक के मोशंस को, तो टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग हम कंबाइन कर देते हैं होल बॉडी एक्सरसाइजेस के साथ, ताकि हमारे पास पेशेंट जो है वो बिल्कुल मोबिलिटी ख़त्म ना कर दे पर कुछ ना कुछ मोबिलिटी वहाँ पे रहे, ठीक है। ये सारी हो गई रिसर्च के बारे। रिसर्च बाय क्लिनिकल मैकेनिक्स, उन्होंने कहा कि अगर जो गेट की प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन के ऊपर, ठीक है। ये तो होगी सारी एल्डरली की बात, ठीक है। एल्डर में ऑलरेडी हमारे पता है कि
काफ़ी फैक्टर्स होते हैं डिजेनरेटिव के जिसकी वजह से कॉजेज़ आती है, ठीक है? पर मेन हमारे पास जो बच्चों में कॉज आती है, जिस जिस पेशेंट को सबसे ज़्यादा हम ट्रीट कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ द पेशेंट्स हैं, वो है सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेशेंट आपके पास सेरेब्रल पाल्सी का आता है हमारे रीजन्स में, ठीक है? तो कंडीशन जो है वो इन्वॉल्व होती है हाई लेवल्स ऑफ मसल टेंशन और स्पास्टिसिटी, ठीक है? पेशेंट का गेट ना सीजर गेट बना हुआ होता है, ठीक है? अब कुछ लोगों को तो अगर अर्ली स्टेज पे पता चल जाए ना, तो हमारे पास फुल सीजर गेट डेवलप नहीं हुआ होता, ठीक है? यूं इस तरह का गेट होता है, पेशेंट के जो नीज होते हैं ना, ठीक है, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि एडक्टर्स की टाइटनेस की वजह से, ठीक है? सो अब हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट का जो गेट होता है ना, वो कुछ स्पास्टिक होता है और सीजर गेट होता है स्पास्टिसिटी की वजह से। एडक्टर्स की स्पास्टिसिटी कॉज कर रही होती है हमारे पास सीजर गेट को, ठीक है? तो क्या होता है कि पेशेंट जब चलता है ना, तो एक दूसरे की एक लेग को दूसरे के क्रॉस पे चलता है, मतलब अगर एक पाँव इधर रखेगा तो अगला पाँव वो इधर रखेगा, ठीक है? तो इस तरह से जो होती है वो पेशेंट की कंडीशन आती है। अब जो ग्रेट है उन्होंने कहा कि सेरेब्रल पाल्सी का वो एक्सेसिव फ्लेक्शन, नी की फ्लेक्शन होती है ड्यूरिंग द स्टांस फेज, ठीक है? हमें पता है नी की फ्लेक्शन लेता है जब वो स्टांस फेज में होता है, ठीक है? हमारे पास क्या हुआ कि दिस प्रॉब्लम इज treated by surgical lengthening of the hamstring to improve knee extension, ठीक है? हम सर्जिकली भी इसको कर सकते हैं, इस प्रोसीजर को डिमिनिश कर देते हैं knee की flexion during the swing phase of the gait resulting in the रिजल्टिंग इन द ड्रैगिंग ऑफ द फुट। कुछ पेशेंट्स में ड्रैगिंग आ जाती है फुट की, ठीक है? ड्रैग मतलब रगड़ा के चलना होता है, ठीक है? मतलब पाँव ज़मीन पे पूरा लगा के चलेगा, ठीक है? After research showed that patient with this problem exhibited significant contraction of the rectus femoris with the hamstring। कुछ रिसर्चेज ये हमें बताती हैं कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या को कॉन्ट्रैक्शन होती है रेक्टस फेमोरस की हैमस्ट्रिंग के साथ, ठीक है? दोनों कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्विंग फेज में, तो ऑर्थोपेडिक जो है हमारे पास बेसिकली वो कहते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को तब ट्रीट कर सकते हैं सर्जिकली अटैच द रेक्टस फेमोरस टू द सार्टोरियस इंसर्शन, ठीक है? हम सार्टोरियस के साथ रेक्टस फेमोरस को इंसर्ट कर देते हैं, तो तब हमारे पास उन्होंने कहा अगर हमारे पास ना फॉर एग्जाम्पल मेन बात उन्होंने ये की है कि अगर हमारे पास ना दोनों मसल्स कंबाइंड इन्वॉल्व है ना हमारे पास पेशेंट की इस कंडीशन के लिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि हम उस कंडीशन में ना पेशेंट की के हम उस कंडीशन पेशेंट की हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली सर्जिकली उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? ऑर्थोपेडिक का ये कहना, ठीक है? सो हम उसको सर्जिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि रेक्टस फेमोरस को सार्टोरियस के इंसर्शन के साथ अटैच कर देते हैं, या आप आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे जब आप सर्जरी की तरफ जाओगे, ठीक है? सो दिस क्रिएटिव biomechanics research based approach has enabled a major step towards the gait normalization for children with cerebral palsy, ठीक है? सो स्टार्ट अगर उन्होंने कहा कि हम बायोमैकेनिक्स की रिसर्च बेस्ड अप्रोच को देखें तो वो इनेबल करती है एक मेजर स्टेप टुवर्ड्स द गेट नॉर्मलाइजेशन ऑफ द पेशेंट ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है? हम ऐसा बहुत से काम कर सकते हैं जिससे उसका पेशेंट का गेट नॉर्मल हो सकता है, ठीक है? इस पर काफ़ी काम होता है और हो रहा है कि हम सीपी के पेशेंट्स पे कैसे सीजर गेट को ख़त्म कर सकते हैं, उसके मूवमेंट्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, स्पास्टिसिटी को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, स्पास्टिसिटी के पैटर्न्स को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे काम होता है, ठीक है? सो हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वाज द गेट इम्प्रूवमेंट। अगर तो हमारे पास बिलो नी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोस्थेसिस का, ठीक है? प्रोस्थेसिस का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, ठीक है? उन लोगों में जिसमें एम्पुटेशन हो चुकी होती है, ठीक है? बिलो नी एम्पुटेशन का मतलब ये है कि अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूँ ना, प्रोस्थेसिस हमारे पास होती हैं बहुत ही लेम लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो नकली टांग जिसको हम कहते हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है? पेशेंट में जब हम एक ऐसी टांग उसके बिलोनी मतलब बिलोनी एम्पुटेशन वो होती है कि हम टिबिया के एरिया से मतलब अगर हमारे पास ऊपर फ्यूमर है, ठीक है? हमें पता है ऊपर फ्यूमर है, नीचे हमारे पास होती है टिबिया, ठीक है? सो हम बिलो ये और इस यहाँ पे पटेला मिल के नी जॉइंट बना रहा है। अब नी के बिल्कुल नीचे टिबिया के करीब, टिबिया के तकरीबन ऊपर वाला 1/3 पोर्शन हम जो होता है वो लेते हैं और उसके मेरे ख्याल में हाँ उसके वो एरिया जो होता है ना वहाँ से बिलोनी एम्पुटेशन होती है, ठीक है?
सो वहाँ से जो होता है ना, एम्पूटेट करने के बाद वहाँ से प्रोस्थेसिस, या आप कहते हो प्रोस्थेसिस, ठीक है, वो क्या करते हैं, हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। क्या करता है फिर, इसके एम्बुलेशन पे हमें काम करना होता है। ये एक मेटाबॉलिक डिमांड होती है पेशेंट की, क्योंकि हमारे पास हमने उस मेटाबॉलिक डिमांड में एक नई चीज़ को ऐड किया है, ठीक है। सो हमें क्या होता है कि हमने अब उस पेशेंट की बॉडी को इतना ट्रेन करना है कि वो अपना वो वेट जो उसकी नी के ऊपर या बिलो नी आ रहा है, वो सारा हमारे पास क्या हो, उस पर स्टेसिस पे डिवाइड हो, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा पेशेंट को हम ट्रेन कर देते हैं कि हमारे पास पेशेंट जो है वो अपनी इजीली एम्बुलेट कर सके उस प्रोस्थेसिस के साथ, ठीक है, चल सके, मतलब एम्बुलेशन अपना नॉर्मल जैसे वो चलना चाहता है एटलीस्ट इतना नॉर्मलाइज कर दे कि पेशेंट खुद से चल सके। In response to this problem, researchers have developed an array of lower limb and foot prostheses that store and return mechanical energy ड्यूरिंग इट, ठीक है। अब वही बात की है कि उन्होंने प्रोसेसेस जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी पे काम कर रहा है, इस तरह से कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। फिर कितना एक्टिव है, फास्ट वॉकर्स है, प्रोसेसेस होते हैं मोर स्टेबलाइज, स्टेबल बेस ऑफ सपोर्ट दे रहे होते हैं, ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशंस में, ठीक है। माइक्रोचिप कंट्रोल इंटेलिजेंट प्रोसेसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए एनर्जी कॉस्ट को, ठीक है, ठीक है, ऑफ वॉकिंग एट द रेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। इस तरह एक न्यू क्लास है बायोनिक प्रोसेसिस फील्ड की, जो हमारे पास डिज़ाइन होती है इमिटेट नॉर्मल गेट के लिए, ठीक है। इस तरह ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स जो है वो इज़ अ फील्ड, ये एक फील्ड है, ठीक है, बेसिकली ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स की, ठीक है, फील्ड है जो फोकस करते हैं ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द वर्क रिलेटेड इंजरीज एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशंस एंड द वर्कर्स परफॉर्मेंस, ठीक है। रिसर्चर्स जो हैं इस फील्ड से लर्न करते हैं कि वर्क रिलेटेड लो बैक पेन जो होता है वो डिराइव करता है कोई हैंडलिंग या हैवी मटेरियल्स को नहीं, बट फॉर अननेचुरल पोस्चर, सडन अनएक्सपेक्टेड मोशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्कर, ठीक है। बेसिकली ये वर्क रिलेटेड इंजरीज पे काम करते हैं प्रिवेंट करने के लिए उनको, ठीक है, पेशेंट के वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं, वर्किंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। रिसर्चर्स ने इस फील्ड पे काफ़ी काम किया हुआ है, किस तरह से अननेचुरल पोस्चर्स को अवॉइड करना है, सडन अनएक्सपेक्टेड मोशंस को अवॉइड करना है, ठीक है, किस तरह से आप ये ट्रेनिंग सारी पर्सन को दे सकते हैं, लो बैक पेन से रिलेटेड किस तरह से आपने अवॉइड होना है, किस तरह से आपने, ये सारे रिसर्चर्स ने काम किया है, ठीक है। इस तरह डिज़ाइन किया उन्होंने कुछ मटेरियल, हैंडिंग मटेरियल, जिसको हम इकोनॉमिक्स में सारा स्टडी करते हैं, किस तरह एनेबल कर सकते हैं पेशेंट की इंजरीज को, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं लो बैक पेन से, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरह बायोमैकेनिक्स जो होता है वो और भी बहुत सी कंट्रीब्यूशन किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, हम सेलेक्टिव स्पोर्ट्स के लिए कैट्स अपने यूज़ किए हैं, मोस्टली कैट्स से उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एक इनोवेटिव इक्विपमेंट है जो डिज़ाइन किया है हमने स्पोर्ट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। इसमें ये होता है कि पेशेंट का जो फुट है ना वो प्लांटर फ्लेक्शन में रहता है, ठीक है, एंकल जो है, ठीक है। और जब पुश ऑफ पेशेंट पर्सन करने लगता है ना, या स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट, ठीक है, वो जब पुश ऑफ करने लगता है उसका 5% हायर स्केटिंग वेलोसिटीज जो होती है ना वो उसकी एडिशनल स्केट्स के साथ मेंटेन हो जाती है, या आप ये कह सकते हो उसकी टो के बिल्कुल एरिया के करीब करीब ये हिंज शेप में होता है, ठीक है। सो ये उस एरिया पे होता है, ठीक है। तो गिब्स से जो होता है वो ये डिज़ाइन किया है वैन आइगन स्कैनो ने और डी ग्रोट ने, ठीक है। ये हमारे पास बेस करता है स्टडी ऑफ द ग्लाइडिंग पुश ऑफ टेक्निक, ठीक है, स्पीड स्केटिंग में, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारे पास इंटरमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो होता है वर्टिकल जंपिंग के लिए वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और वहीं पे उसी चीज़ को यूज़ करते हुए इन्होंने ये काम किया था, 1998 के विंटर ओलंपिक गेम्स में इन्होंने उसको फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटर्स में यूज़ किया था स्पीड स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। न्यूमरस इनोवेशंस हैं इक्विपमेंट्स की, ठीक है, जिनमें उन्होंने ये बात की कि विंड टनल्स है हमारे पास, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल चैम्बर्स के तौर पर ये यूज़ होता है। विंड टनल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कंट्रोल करते हैं सिमुलेशन ऑफ एयर को, ठीक है। सो अगर एयर की रेजिस्टेंस को ही कंट्रोल करते हैं पार्टिकुलर स्पोर्ट्स में तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इश्यूज से जो आता है हम बच लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाते हैं एरोडायनामिक्स हेलमेट्स के, हाँ, क्लॉथिंग स्पेशली डिज़ाइन एरोडायनामिक्स हेलमेट है, क्लॉथिंग है, साइकिल डिज़ाइन है, कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग है, अल्ट्रा स्मूथ सूट वॉन्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास जो है
इसी तरह से डिवाइस हुई हैं और बहुत सी चीज़ें डिफरेंट चीज़ों के लिए डिवाइस हुई हैं, या आप ये कह सकते हैं इनोवेशन हुई भी है, ठीक है। सो अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनमें हमारे पास एथलीट्स की परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, एफर्ट को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे लॉन्ग जंप के लिए या हाई जंप के लिए, पोल वॉल्ट के लिए हम हाई वेलोसिटी टेक ऑफ ले रहे होते हैं फर्स्ट स्टेप्स में, ठीक है। वहाँ पे जो बॉडी का वेट है, कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स बेसिकली स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स जो होता है ना, पर्सन को ये भी ट्रेन कर रहे होते हैं कि आप किस तरह से अपनी मूवमेंट परफॉर्म करें, किस तरह से आपकी टेक्निक होनी चाहिए, कितना आपने शॉर्ट स्टेप लेना है, कितनी आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए जिस पे आपको इंजरी के चांसेस कम हो, ठीक है। आप इस तरह से स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स जो होती हैं पेशेंट को बता सकते हैं। इस तरह उन्होंने बताया बेसबॉल प्लेयर्स में आप हाई वेलोसिटी पिचर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं एक्सटर्नल रोटेशंस के साथ शोल्डर पे, ठीक है। मोर फॉरवर्ड ट्रंक टिल्ट हो सकता है बॉल, जब आप बॉल को रिलीज करने लगे हो, ठीक है। जब आप हाई एक्सटेंशन एंगुलर वेलोसिटी दे सकते हैं जो आपकी नी लीड कर रही होगी ना उसको, ठीक है। और आप ग्रेटर एंगुलर वेलोसिटी दे सकते हैं पेल्विस के ऊपर और अपर टॉर्सो पे देन द लोअर वेलोसिटी पिचर्स, ठीक है। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनमें उन्होंने बताया हुआ 4 टाइम ओलंपिक्स डिस्कस चैंपियन पे एनालिसिस की थी उन्होंने केस के, ठीक है। मैकेनिकल एनालिसिस ये थी कि डिस्कस किया था उन्होंने थ्रो रिक्वायर्स, थ्रो जो होती है ना हमारे पास रिक्वायर होती है प्रिसाइज करने का वैल्यूएशन ऑफ मेजर मैकेनिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लाइट ऑफ द डिस्कस, ठीक है। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि एक थ्रोअर है ना, अगर वो बॉल को थ्रो करने लगा है तो उसकी कौन से मैकेनिकल मेन फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा स्पीड ऑफ द डिस्कस किया उन्होंने, ठीक है, स्पीड ऑफ डिस्कस व्हेन इट इज रिलीज्ड बाय द थ्रोअर, ठीक है। अब जो डिस्कस की स्पीड थी ना, जो थ्रोअर ने थ्रो करना था, ठीक है, उसकी कितनी स्पीड है, ठीक है। प्रोग्रेशन एंगल कितना है जिस पे डिस्कस ने रिलीज होना है, ठीक है। हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है और एंगल ऑफ अटैक कितना है। इन 4 फैक्टर्स पे जो होता है हमारे पास मैकेनिकल फैक्टर्स पे हमारी वैल्यूएशन डिपेंड करती है फ्लाइट ऑफ डिस्कस की, ठीक है। और फिर साथ कहा कि कंप्यूटर की सिमुलेशन टेक्निक्स भी कुछ यूज़ करके हम वैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज फॉर 4 वेरिएबल्स दैट विल रिजल्ट इन अ थ्रो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एथलीट, ठीक है। अगर हाई स्पीड कैमरास हम यूज़ कर लें और फिर हम डिटेल से देख सकते हैं कि पेशेंट की वेलोसिटी हाइट, सॉरी एथलीट की वेलोसिटी हाइट किस तरह से, एंगल ऑफ अटैक कैसा है, कंप्यूटर जनरेटेड परफॉर्मेंसेज आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। At the age of 43, Arthur Better is his best Olympic performance by 8.2 meter. Although it is difficult to determine the contribution of motivation training to such an improvement, some part of the ऑटर सक्सेस वॉज द रिजल्ट ऑफ एनहांस टेक्निक्स, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि एक हमारे पास ऑटर बेटर है, ठीक है, उसकी ओलंपिक परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट थी, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि उसके ओलंपिक परफॉर्मेंस के पीछे कुछ टेक्निक्स थी जो बायोमैकेनिक्स ने बाद में एनालाइज की कि क्या टेक्निक्स है जिसने उसको एनहांस किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने कहा कि बहुत स्किल्ड होते हैं, स्किल्ड एथलीट्स होते हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, स्किल्स को मॉडिफाई करते हैं एक एवरेज स्किल को एक कॉम्पिटिटिव स्किल बनाने के लिए, ठीक है। सम ऑफ द रिसर्च प्रोड्यूस्ड बाय सम बायोमैकेनिक्स, ये सारी रिसर्च से रिलेटेड बात हो रही है कि अब हमने बताया स्पोर्ट्स मेडिसिन डिवीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ओलंपिक कमेटी ने क्या किस तरह से हमारे पास कुछ और रिसर्च पे काम किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो डायरेक्ट कॉपरेशन की उन्होंने नेशनल कोच ऑफ द स्पोर्ट के साथ, ठीक है। यूएसओसी स्पॉन्सर रिसर्च हैज yielded much new information about the mechanical characteristics of the elite sports, various sports। उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा काम हुआ हुआ है, साइंटिफिक एनालिसिस हुई हुई है हमारे पास। अच्छा, बेसिकली सिंपली सी ये बात है कि सारी बात जो आ रही है वो चीज़ पे आ रही है टेक्निक्स के ऊपर, पेशेंट्स के एनालिसिस के ऊपर, हमने कैसे कंप्यूटराइज्ड वीडियो एनालिसिस की, ठीक है। अब मैंने यहाँ बताया गोल्फ स्विंग की एनालिसिस की बायोमैकेनिक्स ने, ठीक है। उसका क्या इन्फ्लुएंस बनता है, किस तरह से पर्सन गोल की शॉट्स देता है, ठीक है, कितने डिस्टेंस के साथ देंगे, कितने एक्यूरेसी के साथ, किस तरह का आपका एंगल होना चाहिए, बॉडी का एंगल कैसे, जॉइंट की फोर्सेस कैसे, मसल की एक्टिविटी की पैटर्न्स कैसे हैं, इन सब की एनालिसिस करनी होती है, ठीक है। ये सारी आ जाती है। कितनी आपने कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, किस तरह की कॉमन टेक्निक्स है, सिंगल फिक्स सेंटर रोटेशन ऑफ द इम्पार्ट फोर्स ऑफ द बॉल जो है कॉमन टेक्निक है जो रिकमेंड की जाती है, ठीक है, गोल्फ के लिए से।
फिर उन्होंने बहुत से और कंसर्न्स बताए कि हमारे पास किस तरह से आप प्रोटेक्टिव मय स्पोर्ट्स हेलमेट्स यूज़ कर सकते हैं इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। आप किस तरह से एप्रल्स यूज़ कर सकते हैं, इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप ओवर यूज़ इंजरीज़ से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, उसका रिस्क फैक्टर्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कितनी इंटेंसिटी, कितने डिस्टेंस के साथ आपने काम करना है, तो आप एक्सेसिव काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपकी क्यूमुलेटिव नहीं होगी स्ट्रेंथ या क्यूमुलेटिव इंजरी नहीं आएगी आपके पास किसी भी एरिया में, ठीक है। आप प्रोटेक्ट ओके और भी बहुत से कंसर्न्स हैं जिसको उन्होंने बताया कि बहुत से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंजरी की प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्काई बूट्स हैं, हमारे पास बाइंडिंग्स हैं, आप मॉडर्न अपने एंकल पे बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लोअर लेग को बाइंड कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव बाइंडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप तो इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपनी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्प्लिंट्स यूज़ कर सकते हैं आप इंजरी की प्रिवेंशन के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप ड्यूरिंग स्पोर्ट्स यूज़ करके इंजरी की प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पर इसको हम काफ़ी डिटेल में आगे देखेंगे और ये बुक है ही सारी इससे रिलेटेड, ठीक है। बूट्स हैं, कुछ स्नो बोर्डिंग के बूट्स हैं। एक और चैलेंज जो हमें रिसर्चर्स को फेस करना पड़ा बायोमैकेनिक्स के, वो ये था कि स्पोर्ट्स की सेफ्टी के इन्वेस्टिगेशन के लिए कि प्रोफिलैक्टिक नी के जो ब्रेसेस हैं हम यूज़ करते हैं, उसकी कितनी एक्यूरेसी है कि अगर 60% ऑफ द ऑल स्पोर्ट्स पर्सन आर टू बी नी, ठीक है। उन्होंने कहा कि नी के जो स्पोर्ट्स इंजरीज थी वो बहुत कॉमन थी। 60% पर्सन जो था वो जो एथलीट था उसमें हमारे पास स्पोर्ट्स की इंजरी 60% जो थी ना वो हो सकती थी। तो नी के ब्रेसेस को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। 20 to 30% एडेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द लेटरल ब्लो ऑफ द नी, हमने ऐसे कस्टमाइज जो थे ना वो कस्टम फिटेड ब्रेसेस को यूज़ किया था, ठीक है। सो उन्होंने कहा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के आप बहुत से ब्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, जैसे मोस्ट कॉमनली जो होती है हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो होते हैं हमारे पास नी के ब्रेसेस को हम यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन जो स्पोर्ट्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास है फुटबॉल, इसमें क्रिकेट में बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा होगा कि नी के ब्रेसेस को यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। नी पैड्स भी जिनको कहा जा रहा होता है, ठीक है। सो उनको यूज़ करके हम प्रिवेंशन कर रहे होते हैं अपनी किसी भी बॉल को हिट को, या हम इंजरी की प्रिवेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप बहुत सी और भी प्रोफिलैक्टिक नी के ब्रेसेस को, प्रोफिलैक्टिक बेसिकली प्रिवेंशन को ही कहते हैं, ठीक है। सो प्रोफिलैक्टिक जो होती है वो नी के ब्रेसेस आप बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। नी के लिगामेंटस इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फुटबॉल के प्लेयर्स में इसलिए भी यूज़ हो रहा है कि लिगामेंट्स में जो इंजरीज आ रही होती है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉल बहुत सीधा हिट करे ना अगर, तो एटलीस्ट जो होती है ना आपको लाइक एक एक बात है कि लाइक मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मुझे एक बार फुटबॉल ने हिट किया, सो मैं इतना स्वेयर वो हिट था कि थोड़ी देर के लिए टेम्पररी ब्लाइंडनेस आ गई थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सडन डिजीनेस वगैरह और बिल्कुल आंखों में अंधेरा आने लग गया था, ठीक है। सो इसको आप हल्का नहीं ले सकते कि बॉल हिट की है, ठीक है। सो इस तरह से भी है कि लाइक इंसिडेंस जो होता है वो आपने देखना होता है। से एन एरिया ऑफ द बायोमैकेनिक्स रिसर्च सेफ्टी के ऊपर भी काम करते हैं। शू के स्पोर्ट्स डिज़ाइन के शू से स्पोर्ट्स शू डिज़ाइन भी, मतलब ऑर्थोसिस जिनको हम कहते हैं वो भी हो यूज़ हम करते हैं एक्सेसिव लोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रिलेटेड इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है प्रिवेंट करने के लिए, एनहांस करने के लिए पेशेंट की परफॉर्मेंस को, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे। से ग्राउंड और प्लेइंग सरफेसेस शूज़ के ऊपर ह्यूमन बॉडी कंपोज करती है। इंटरैक्टिव सिस्टम के हमारे पास जो एथलीट्स के शूज़ होते हैं स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं एनाटॉमिकली कंसिडरेशन को देखते हुए, स्पोर्ट्स को देखते हुए, सरफेसेस को देखते हुए किस पे वो यूज़ होने हैं। कुछ एरोबिक डांस शूज़ होते हैं जिनको हम मेटाटार्सल आर्च के लिए कुशन करने के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। इस तरह फुटबॉल शूज़ होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास आर्टिफिशियल टर्फ के लिए डिज़ाइन होते हैं और मिनिमाइज करते हैं नी की इंजरी के रिस्क को, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से रनिंग शूज़ हैं जो आप क्या कहते हैं कि अवेलेबल होते हैं फॉर द ट्रेनिंग एंड रेसिंग ऑन स्नो एंड आइस, ठीक है। ऐसे रनिंग शूज़ हैं। स्पोर्ट्स शूज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में, ठीक है। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी जो हम देख सकते हैं बायोमैकेनिक्स में, ठीक है। सो बायोमैकेनिक्स में मेनली जो चीज़ें यही थी कि हमने इन चीज़ों को देखा कि हमारे पास जो सारी एग्जांपल्स इलस्ट्रेट की गई हैं
वो सारी फिर बेसिकली बायोमैकेनिक्स होते हैं वो स्टडी करते हैं, काम करते हैं, रिसर्चेस करते हैं। बेसिकली बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है बायोमैकेनिक्स का, जिसको अभी भी स्टडी करना रहता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी स्टिल अंडर स्टडी है, अंडर एनालिसिस है, अंडर ह्यूमन मूवमेंट है डिज़ाइन होने के लिए, ठीक है। तो हम इस बुक को फुली जब डिस्कस कर लेंगे तो हमें इस काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हमें पता चल जाएगा कि बायोमैकेनिक्स एग्जैक्टली है क्या, और इस चीज़ को हमने कैसे पढ़ना है, सही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी कैसे करते हैं बायोमैकेनिक्स को, इसको डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट बहुत लंबा हो गया, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।